हेलो बच्चों। तो आज हम एक दूसरे टॉपिक जो इसी चैप्टर पावर शेयरिंग से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, संबंधित है, मेजोरिटेरियनिज्म, बहुमतवाद। तो बच्चों, ये बहुमतवाद है क्या? ये मेजोरिटेरियनिज्म, जिसे हम बहुमतवाद हिंदी में कहते हैं बच्चों, ये मेजोरिटेरियनिज्म है क्या? किसी भी देश में, किसी भी समाज में, कहीं भी जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, उस संख्या को वो जताने का प्रयास करते हैं। उनको लगता है कि जिसकी संख्या कम है उससे क्या लेना देना, हम समाज को, देश को जैसे चाहें वैसे चलाएं, हमारी संख्या ज़्यादा है। इस प्रवृत्ति को ही बहुमतवादी प्रवृत्ति कहते हैं, टेंडेंसी कहते हैं। इस तरह का जो विचार है यह एकोमोडेटिव नहीं है, यह सबको लेके चलने की आइडिया नहीं है। यह किसी खास जिसकी संख्या ज़्यादा है वो उस पर जो जिसकी संख्या कम है वो प्रभुत्व स्थापित करना, डोमिनेंस स्थापित करना, अपना पावर जताना, अपना मेजॉरिटी को जताना, एहसास कराने का, किसी को हर्ट करने का, ये एक विचार है। जैसे जितने भी आप मुस्लिम देश जनरली जो मिडिल ईस्ट में हैं, वेस्ट एशिया में हैं, वहाँ हिंदू या और भी रिलीजन के लोग रहते हैं, तो उन्हें वो अपना चर्च या मंदिर बनाने नहीं देते हैं और कहते हैं कि अगर आपको सेलिब्रेट भी करना है तो घर के अंदर अपना रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। ये कहाँ तक उचित है? आप देखिए, आज UAE, संयुक्त अरब अमीरात, जहाँ बुर्ज खलीफा है, दुबई है, आज उसने मंदिर बनाने को जो रिक्वेस्ट था उसको इजाज़त दे दिया, मंदिर बन गया। इससे खूबसूरती बढ़ी, इससे UAE की महानता बढ़ी कि नहीं, सभी धर्मों को इज्जत करने वाला देश है। जब सभी धर्म के लोग वहाँ आप वेलकम करते हैं, आपके इंजीनियर हैं, टीचर हैं, आर्मी मैन हैं, हर तरह के आपके सेवाओं में हैं, तो उन्हें भी अपने धर्म के अनुसार या विचार के अनुसार, विश्वास के अनुसार जीने का हक आप दीजिए। इससे आपकी महानता बढ़ेगी, इससे आपका एकोमोडेटिव, सबको मिला जुला के चलने की जो प्रवृत्ति होती है वो झलकेगी, वो दिखाई पड़ेगी। आज कोई UAE को छोटा देश नहीं कह सकता, कोई बेकार देश नहीं कह सकता, महान देश कह सकता है। भारत में जितने मंदिर हैं उससे ज़्यादा ही दूसरे धर्म वाले चर्च हैं, मस्जिद हैं, कहीं किसी पर रोक नहीं। यहाँ तक कि लोग सड़कों पर भी अपने नमाज को ये सब पढ़ते हुए देखे जाते हैं, जबकि वो ऐसा होना नहीं चाहिए। मुस्लिम देशों में भी यह अलाउ नहीं है, लेकिन भारत में हम हिंदुओं को कम अधिकार है। यहाँ आप एक ही शादी कर सकते हैं, दूसरी शादी में जेल जाएंगे। अब मुस्लिम अपने शरीयत के अनुसार, यहाँ शरीयत का कानून लागू है, तो एक तरह से हमारे संविधान के ऊपर भी हमने उनको सुविधा दिया है कि आपका रिलीजियस जो डॉक्यूमेंट है, जो ग्रंथ है, उसका शासन भारत में चलेगा। हमारे संविधान पीछे हो जाता है। हमारे BR अम्बेडकर साहब का संविधान उनको अधिकार देने के चक्कर में वो अपमानित कभी कहीं हो जाता है। जैसे साहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला दिया, तो सरकार ने पार्लियामेंट के बहुमत के आधार पर उस फैसले को भी उलट दिया, जिससे हमारे मुस्लिम भाई और ज़्यादा संतुष्ट रहें।
तो हम अपने देश में हिंदुओं से भी ज़्यादा अधिकार मुस्लिमों को दिए हुए हैं। कोई भी हिंदू का जो या कोई भी स्कूल है उसमें वेद पुराण की शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन मुस्लिम का जो स्कूल है जिसके सरकार वेतन देती है, मदरसा है, मकतब है, वहाँ वो खुलेआम अपना कुरान शरीफ की ही शिक्षा देते हैं, मौलवी बनाते हैं, ये सब करते हैं। तो हम अपने देश में अगर देखें तो हमारा संविधान भी कहीं कहीं अपमानित होता है उनको अधिक अधिकार देने के लिए। उनको विशेष सुविधा है इस देश में, हिंदुओं को हर जगह पर कम है। इससे भारत की महानता और ज़्यादा हो जाती है कि भारत कितना ज़्यादा एकोमोडेटिव है कि उनके शरीयत को भी यहाँ अलाउ किए हुए है बहुत हद तक। तो इससे भारत की जो है कोई निम्नता पर प्रदर्शित नहीं होती है, बल्कि ब्रॉड माइंडेडनेस, विशाल हृदय। अब उसी रूप में हमारे मुस्लिम भाई रिस्पॉन्स करते हैं नहीं करते हैं ये उनकी बात है, लेकिन जो सच्चाई हमारे अपने देश में है उसको हम महसूस करते हैं, देखते हैं। कोई भी हिंदू दूसरी शादी करेगा वो तुरंत कानून के नज़र में आ जाएगा, उसको जेल भेजा जा सकता है, पनिशमेंट मिलेगा। और हमारे मुस्लिम भाई 4-4 शादी ये कैसे हो रहा है? तो ये है एकोमोडेटिव कि हमारे देश में हमारे नेताओं ने इतना ज़्यादा अकोमोडेट कर दिया कि उन्हें और ज़्यादा अधिकार दे दिया है। तो ये महानता और ज़्यादा भारत की हो जाती है। लेकिन ये भी जरूर है कि हम संविधान को सबसे ऊपर माने, चाहे हमारा कोई भी रिलीजियस ग्रंथ हो, किसी धर्म का भी, वो संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। इसको तो जरूर सुनिश्चित करना चाहिए। अगर संविधान अपमानित होता है, छोटा हो जाता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी अगर आप चेंज कर देते हो अपने मेजॉरिटी के द्वारा, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है, मतलब संविधान का अपमान है। तो वो भी कभी कभी हो जाता है अकोमोडेट करने के लिए, किसी समाज को खुश करने के लिए। अब हम देखेंगे श्रीलंका में हुआ क्या, जो प्रॉब्लम वहाँ हुआ, संकट आ गया। श्रीलंका 25-30 वर्षों तक आग में जलता रहा, पूरा अशांति में आ गया, सिविल वॉर, आपस में ही लोग लड़ने झगड़ने लगे। क्या हुआ? तो श्रीलंका जो देश है, श्रीलंका भारत का इस तरह से पड़ोसी देश है कि लगता है अभिन्न है, हमसे कनेक्टेड है। आज भी आप देखें श्रीलंका में संकट हुआ तो भारत नहीं उबारा, खाना से लेके दवाई से लेके पैसे तक सब कुछ भारत से जा रहा है। तो इस तरह से जुड़ा हुआ भारत से है। लेकिन श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। तो वो जो इंडिपेंडेंट हुआ हमसे 1 वर्ष बाद इंडिपेंडेंट हुआ। हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए। वहाँ की सरकार 1956 में कुछ ऐसे कानून लेकर के आई जिससे साबित हो गया कि वह देश मेजॉरिटी के आधार पर चलेगा। जो वहाँ हिंदू हैं, तमिल, कुछ मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, उनकी भावनाओं का आदर नहीं होगा। अब श्रीलंका के जरा पॉपुलेशन के कंपोजिशन को पहले देख लें। तो यहाँ देखते हैं हम कि सबसे पहले वहाँ जो हैं वो सिंघला लोग हैं। वो सिंघला लोग वहाँ 74% है, क्लियर मेजॉरिटी है। और जो तमिल लोग हैं जो भारत से गए हैं कभी न कभी, तमिल, ये वहाँ पर 18% है। इसमें ये जो 18% हैं वो 13% श्रीलंकन तमिल माने जाते हैं और इसमें जो 5% हैं उनको इंडियन तमिल माना जाता है कि ये 19वीं सेंचुरी में इंडियन तमिल्स माना जाता है कि ये जो तमिल हैं
वो 19th सेंचुरी में भारत से वहाँ गए हैं, जब अंग्रेज ले गया है वहाँ प्लांटेशन के लिए। इन्हें वो अपना नहीं मानते हैं 5% को, श्रीलंका के लोग। और वहाँ जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस वहाँ पर 7% हैं, जो दोनों कम्युनिटी से हैं, तमिल भी हो सकते हैं, सिंगला भी हो सकते हैं। तो समस्या आखिर वहाँ क्या हुई? अचानक श्रीलंका की सरकार को लगा कि तमिलों की कोई ज़रूरत नहीं है, या जो दूसरे और भी धर्म के हैं जैसे क्रिश्चियन हैं, हम 74% हैं, जैसे चाहें देश को चला सकते हैं। वी कैन रन द कंट्री इन एनी वे वी लाइक, विदाउट कंसल्टिंग, विदाउट गिविंग एनी इम्पोर्टेंस टू द माइनॉरिटीज, टू द तमिल्स, टू माइनॉरिटीज जो भी कम संख्या में है, उनको महत्व देने की जरूरत नहीं है। वी कैन रन आवर कंट्री, वी कैन गवर्न आवर कंट्री according to our will, according to our desire. There is no need to consult the Tamils. तमिलों को कंसल्ट करने का, उनको महत्व देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की अचानक उनको समझ आई और समस्या शुरू हो गई। तो बच्चों, वो आखिर वहाँ हुआ क्या? तो वहाँ आखिर हुआ क्या? वहाँ सरकार ने 1956 में कुछ कानून बनाए, जिन्हें हम मेजोरिटेरियन लॉ कह सकते हैं, बहुमतवादी कानून। बहुमतवादी कानून तो मेजोरिटेरियन लॉ वो क्या क्या बनाए? उन्होंने कहा कि सिंहला अब से जो वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। अब सोच लीजिए, कहने का मतलब कि वहाँ कोई और ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होगी। कहने का मतलब कि यहाँ हम ओनली भी लगा सकते हैं। सिंहला विल बी दी ओनली, यहाँ हम दी ओनली लगा दें। दी ओनली ऑफिशियल, इंग्लिश का भी ख्याल रखना है, विल बी द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब दूसरे किसी लैंग्वेज का महत्व नहीं होगा। एडुकेशन का, न्यायालय का, ऑफिस का, कार्यालय, सभी जगह केवल सिंहला में काम होगा। अब तमिलों को तो अब जानते हैं, हमारे जो तमिल हैं, इन्हें तो काफ़ी अपने लैंग्वेज पर गर्व है। इनका लैंग्वेज बहुत पुराना है, संगम काल का भारत में। अचानक अब इनके बच्चे तमिल किताब नहीं पढ़ सकते, तमिल नहीं सुन सकते स्कूलों में, कोई आवेदन भी करेंगे सरकार के, तो सिंहला में ये अपमानित महसूस किए। दूसरा था कि जॉब में या यूनिवर्सिटी एडमिशन में, यूनिवर्सिटी एडमिशन, अब MBA करना है, MBBS करना है, इंजीनियरिंग करना है, BA पास, MA पास, ये सब होना है। सभी में जो सिंहला लोग होंगे विल बी प्रीफर्ड। अब उनको वरीयता मिलेगी। क्या मिलेगी? वरीयता। अगर एक एप्लीकेंट होंगे श्रीलंका जो तमिल होंगे, एक एप्लीकेंट होंगे जो सिंहला, एक ही सीट होगा, तो एडमिशन किनका होगा? क्लियर हो गया, सिंहला का होगा। इन जॉब्स ऑल्सो, अब नौकरी चाकरी हो गई,
सिंगला विल बी प्रीफर्ड। अब दूसरा जो मुद्दा आ जाता है जॉब का, इसमें भी सिंगला लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा। सरकार यहीं तक नहीं रुकी, आगे देखिए और क्या कहती है। एक सेकुलर देश में सरकार को रिलीजन से मतलब नहीं होता है, किसी रिलीजन का लोग हो सबको इक्वल ट्रीटमेंट होता है। तो नहीं, द गवर्नमेंट विल प्रोमोट बुद्धिज्म। सरकार बुद्ध धर्म को बढ़ावा देगी, प्रोपगेट करेगी, हेल्प करेगी, आगे बढ़ाएगी। हिंदू धर्म को नहीं, इस्लाम को नहीं, क्रिश्चियनिटी को नहीं। ये सारे कानून अचानक वहाँ जैसे कि कोई बॉम्ब गिर जाए अचानक समाज में, उस तरह से तमिलों को शॉक लगा। तमिल मेजॉरिटी में थे, ये क्या हो गया, अपमानित महसूस किए। तो तमिलों को लगा कि चलो एक रास्ता है। अब जो तमिल वहाँ हैं वो नॉर्थ श्रीलंका और ईस्ट श्रीलंका में है। तो उन्होंने सरकार से मांग की कि ठीक है आप पूरे देश में इसको चलाइए, लेकिन नॉर्थ और ईस्ट मिलाकर एक स्टेट बना दीजिए तमिल का। वो श्रीलंका सरकार के अधीन में ही रहेगी और हम लोगों को वहाँ तमिल में काम होने दीजिए, बच्चे को पढ़ाने दीजिए। फेडरल स्ट्रक्चर की मांग एक तरह से, जैसे भारत में है राज्य सरकारें, केंद्र सरकार है, दोनों के बीच में सत्ता का डिवीजन है और दोनों सरकारें जनता की सेवा में लगी हुई हैं अपने अपने स्तर पर। श्रीलंका की सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो आंदोलन आगे बढ़ने लगा। और जानते हैं बच्चे आप कि वहाँ जो मॉडरेट एलिमेंट्स थे, जो कि एक सुविधा से शांति प्रिय समाधान चाहते थे, लीडरशिप उनसे निकलता गया बच्चों। और जो मिलिटेंट एलिमेंट थे, लड़ाकू जो तमिल थे, वहाँ पहुँच गया लीडरशिप। और आप जानते हैं कि 1975 में LTTE इसकी स्थापना हो गई, मतलब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। एक तमिल राज्य बनाने के लिए मिलिटेंट आंदोलन शुरू हो गया। 1975-76 में इसकी स्थापना हुई और इसके नेता थे बेलू पिलाई प्रभाकरन। मानव बम इन्होंने बनाया, RDX लेकर बटन के साथ महिलाएं बच्चे घूमने लगे। जहां भी भीड़ होती थी अपने भी मर जाते थे, आसपास के लोगों को। और बच्चों वहां 1991 में विजय रत्ने नामक जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो मारे गए। श्रीलंका के जो रक्षा मंत्री थे वो मारे गए। बच्चों वहां पर 1993 में जो प्रेमदासा थे वो प्रेसिडेंट थे, वो मारे गए। देखिए मेजोरिटेरियन जो मेजर्स है उसका क्या प्रभाव होता है, आप यही समझिए। पूरे देश की तबाही होती है यदि आप माइनॉरिटी को लेके नहीं चल रहे हैं, यदि उनको महत्व नहीं दे रहे हैं, यदि पूरे समाज को लेके नहीं चल रहे हैं। आप अपनी संख्या पर इतना गर्व करते हैं, किसी की भावना को कुचलने को आप तैयार हैं बच्चों, तो क्या उसका परिणाम निकलता है? पूरा श्रीलंका सिविल वार के आग में जलने लगा। अब सोच लीजिए जब रक्षा मंत्री मारे जा रहे हैं, वहां के प्रेसिडेंट भी सुरक्षित नहीं है, वहां वो मारे गए।
तो इसलिए बच्चों, आप इतना ही समझें कि यह जो मेजोरिटेरियन सपना है किसी का भी, यह जो बहुमतवादी सपना है, कहीं भी वो उचित नहीं है। समाज में किसी की संख्या कम हो ज़्यादा हो, सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए, तभी वो देश सुखी रह सकता है। आप जानते हैं कि 2009 तक 2009 तक श्रीलंका आग की ज्वाला में, सिविल वॉर में जलता रहा। सिविल वॉर होता क्या है? देश के नागरिक ही आपस में ऐसा लड़ने लगते हैं, एक दूसरे का इस प्रकार डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं बच्चों, कि लगता है जैसे युद्ध हो रहा हो। युद्ध का एक परिस्थिति पैदा हो जाती है। इसी को सिविल वॉर कहते हैं बच्चों। दिस इज कॉल्ड सिविल वॉर। तो सिविल वॉर जो नागरिक के बीच में ही, अपने ही देश के लोगों के बीच में ही, अलग अलग समुदाय के बीच में होती है, वो पूरे देश को तबाह कर देती है। कोई भी सुरक्षित नहीं रहता है। आप देख रहे हैं वहाँ की सेना का हाल हुआ होगा। हजारों की संख्या में सेना के लोग मारे गए होंगे। जब रक्षा मंत्री मारे जा रहे हैं, जहाँ प्रेसिडेंट मारे जा रहे हैं, तो सेना के या आम नागरिकों की हालत क्या हुई होगी। और ये लोग जब गुस्सा करते होंगे तो निर्दोष तमिलों पर सामत आती होगी, उस पर ही गाज गिराते होंगे। एलटीटी के लोग तो भाग जाते होंगे, लेकिन ये लोग गुस्सा अपना किस पर निकालते होंगे, आप समझ सकते हैं। 2009 में थल सेना, वायुसेना सारे का उपयोग करके श्रीलंका की सरकार ने जबरदस्ती इस आंदोलन को कुचल दिया। प्रभाकरन मारे गए। लोगों का ऐसा आरोप है, इंडिपेंडेंट एजेंसियों का आरोप है बच्चों, कि इसमें हजारों की संख्या में निर्दोष तमिल मारे गए थे। तब जाकर के वहाँ 2009 से शांति स्थापित हुई है। तो जो कदम उठाया गया 1956 में, 2009 तक बच्चों को चलता रहा। उसकी जो बुरा प्रभाव था वो शांत हुआ। जो श्रीलंका आग में, सिविल वार की आग में जल रहा था बच्चों, वो 2009 में जाके शांत हुआ। उस वक्त में, उस बीच में श्रीलंका में न कोई इंटरनेशनल मैच होता था, न कोई कभी कोई इम्पोर्टेंट लीडर्स वहाँ जाते थे। पूरी तरह से अशांति थी। बीच में भारत ने भी मदद करने का प्रयास किया था। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, उस समय राजीव गांधी की सरकार भारत में थी। हमारी सेना भी वहाँ गई, लेकिन वो भी अपने प्रयास में नाकाम रही। वहाँ शांति नहीं हो सकी। इसीलिए कभी भी मेजोरिटेरियनिज्म, बहुमतवाद का सपना उचित नहीं है बच्चों। वो सपना गलत है। चाहे जिसकी संख्या कम हो, बेसी हो, ज़्यादा हो, कम हो, सबको लेके चलने का जो एक नीति है, वही नीति उचित है। जो एकोमोडेटिव नीति हमने देखा था, जो बेल्जियम में था, वो जो अखंड शांति लाने वाली नीति, सबको लेके चलने वाली नीति। कोई ये महसूस न करे कि हम छूट गए, हमें नेग्लेक्ट किया गया, हमारे को मुख्यधारा से जोड़ा नहीं गया, ऐसा कोई महसूस न करे। वही नीति अच्छी होती है बच्चों। तो ये टॉपिक हम यहीं ये करते हैं, समाप्त करते हैं।